चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एमए प्री, और जो कॉमन टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट में भी लगता है, महासागरीय नितल के उच्चावच। इन उच्चावचों में हमने इससे पूर्व 2 वीडियो के अंदर, एक में तो महासागरीय नितल के उच्चावच से क्या तात्पर्य है, दूसरे जो वीडियो जो कल जिसमें हमने अध्ययन किया था प्रशांत महासागर नितल के उच्चावच। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अटलांटिक महासागरीय नितल के उच्चावच। तो बेसिकली इसके अंदर जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट हो या जो छोटे एसएससी यूपीएससी और आर्मी के एग्जाम है, उससे संबंधित प्रश्नों पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अटलांटिक महासागर की लोकेशन देखते हैं पहले तो, यानी अटलांटिक महासागर के उत्तर में जो ग्रीनलैंड आ जाता है, दक्षिण के अंदर अंटार्कटिका, और इसके यदि हम जाना चाहें यानी पश्चिम में तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और पूर्व के अंदर यूरोप और अफ्रीका के बीच एस आकृति में जो महासागर फैला हुआ है वो अटलांटिक महासागर है। यानी अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकृति में फैला हुआ है। और यहां तो देखें तो यानी यहां पर आ जाता है ग्रीनलैंड, और दक्षिण में जाते हैं तो अंटार्कटिका का यानी मुख्य रूप से क्षेत्र आ जाता है बोवेट द्वीप। बोवेट द्वीप तक क्या है, एस आकृति के अंदर है, यानी अटलांटिक महासागर है वो। बेसिकली इसकी लंबाई देखना चाहें उत्तर से दक्षिण में तो 14,880 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी यह महाद्वीप है वो प्रमुख रूप महासागर है वो प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। फिर यदि हम देखना चाहें अटलांटिक महासागर है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण है, इधर मैप में देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पहले आपस में मिले हुए थे, और जब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम दिशा में प्रवाह हुआ, जिसके कारण यानी एस आकृति का जो महासागर बना, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं, इसी को ही अंध महासागर के नाम से भी क्या है जाना जाता है। अंध महासागर के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल पाया जाता है। जो यानी संपूर्ण यदि हमारी पृथ्वी का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो उसके लगभग 1/6 भाग पर यानी अटलांटिक महासागर का विस्तार पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महासागर यानी कौन सा, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के 1/2वां भाग यानी फैला हुआ है। यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ और इसका क्षेत्रफल है यानी 8.2 करोड़। तो लगभग यानी प्रशांत महासागर के यानी आधा 1/2 भाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी की यदि बात करते हैं तो 1/6 भाग पर फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं जो अटलांटिक महासागर है, इसका जब निर्माण हुआ तो करोड़ों वर्ष का समय लगा, जिसके कारण यहां से बीच के अंदर यानी जो बल लगा उसकी वजह से मध्यवर्ती भाग के अंदर एस आकृति के अंदर यानी कटक बना हुआ है। और कटक का मतलब बीचों बीच पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से क्या है मानी जाती है। वैसे देखें तो यानी एंडीज
पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है, लेकिन यदि कटक समुद्र के अंदर वाला जो भाग है पर्वत श्रेणी उसको शामिल करें तो सबसे लंबा कटक पाया जाता है, यानी मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक महासागर को दो द्रोणियों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है विभाजित है वो कर देता है। फिर यदि हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक, यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो यानी 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वहां ये 5900 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ, कितना 5900 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, यानी 35 दक्षिणी यानी अक्षांश के अंदर। फिर जहां इसकी चौड़ाई कितनी है 5900 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं यदि हम 40 उत्तरी अक्षांश में देखें तो यहाँ उत्तरी अक्षांश के अंदर इसकी स्थिति देखें तो यहाँ इसकी चौड़ाई पाई जाती है 4800 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावचों की यदि हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर के अंदर यानी सर्वप्रथम हमने देखा था मगन तट, तो हमने डिस्कस किया था उससे प्रारंभ में जो परिचय देता था कि अटलांटिक महासागर की संपूर्ण तली को यदि हम 100 माने यानी सभी प्रशांत यानी सभी महासागरों की तली को, तो उसमें से 13.3% भाग अटलांटिक महासागर की जो तली है उसका यानी मगध तट पाया जाता है, और यदि हम देखें तो वो है 8.6, यानी संपूर्ण महासागरों की तली के अंदर मगध तट की देखें तो 8.6 पाया जाता है, लेकिन हम अटलांटिक महासागर की तली का अवलोकन करें तो उसमें यानी 13.3% भाग पर मगध तट है वो पाए जाते हैं। क्योंकि इसके मगध तटों के अंदर यानी दोनों तटों के अंदर काफी विविधताएं पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम मगध तट की औसत चौड़ाई की बात करते हैं। औसत चौड़ाई यदि हम देखना चाहें तो 80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के अंदर ये मगध तट है वो पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है वहां पर मगध तट ज्यादा चौड़े पाए जाते हैं, वहां मगध तटों की चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर से यानी लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई तक मगध तट पाए जाते हैं। कौन सा जो यानी जो फिनलैंड और स्वीडन वाला आसपास वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मगध तटों की चौड़ाई बेसिकली ज्यादा देखने को मिलती है। फिर यदि हम देखना चाहें कि जो अटलांटिक महासागर है इसमें मगन ढाल कितने पाए जाते हैं, मगन ढाल, तो अटलांटिक महासागर के अंदर मगन ढाल लगभग 12.4% भाग पर मगन ढाल है वो पाए जाते हैं। और ये मगन तट और मगन ढाल ज्यादा होने के कारण जो गहरे महासागरीय मैदान है अटलांटिक महासागर में वो बेसिकली कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तीव्र ढाल यानी 5 डिग्री से अधिक ढाल इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। फिर यदि हम चौथा देखें गहरे महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान, तो अटलांटिक महासागर की जो तली है उसके 54.9% भाग पर यानी गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। और इसका रीजन ये क्या है, एक तो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक पाया जाता है, दूसरा यदि हम देखें तो मगन तट और मगन ढाल है वो अधिक पाए जाने के कारण गहरे महासागरीय मैदान है बेसिकली इसमें कम पाए जाते हैं। चौथा हमने देखा था गर्त, तो गर्त में हमने देखा कि कुल 57 गर्त है, 57 गर्तों में से 32 गर्त अकेले किसमें पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, 19 गर्त हैं वो अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इसमें यदि हम देखें सबसे गहरा प्यूटोरिको गर्त है वो पाया जाता है, नरेशन गर्त इसमें पाया जाता है, रोमाशन गर्त पाया जाता है, वाल्मीडिया गर्त है, बुचानन गर्त, मशोले गर्त और चुन गर्त प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाए जाते हैं। कई बार क्या है कॉमन इसके अंदर सीमांत सागर यानी छोटे छोटे तीन ओर से भूखंडों से घिरे हुए जो सागर पाए जाते हैं सीमांत सागर, उस सीमांत सागरों का भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक होता है खाड़ी जो लगभग बेसिकली तीन ओर से घिरी हुई होती है, जैसे ये हडसन की खाड़ी है,
ये यानी इधर उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वहां से घिरी हुई है हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको कहते हैं हडसन जल संधि के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं इधर ग्रीनलैंड के में जाते हैं, इधर उत्तरी अमेरिका वाला जो बेफिन द्वीप के पास वाला क्षेत्र है, ये जो सीमांत खाड़ी पाई जाती है इसको बेफिन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और बेफिन की खाड़ी और जो मुख्य रूप से यदि हम उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है उसको हम यानी डेविस जलडमरू मध्य के नाम से भी इसके अंदर जाना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं उधर ग्रीनलैंड के उत्तर में जाते हैं तो यहाँ नॉर्वेजियन सागर आ जाता है जो सीमांत सागर के अंदर इसके अंदर आता है। फिर यदि हम बात करते हैं यहाँ देखें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण वाला मैक्सिको के पास की जो खाड़ी है उसको हम मैक्सिको की खाड़ी के नाम से क्या है, जाना जाता है। फिर यदि हम डेनमार्क द्वीप के पास डेनमार्क की खाड़ी प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। और फिर यदि हम देखते हैं यहाँ इंग्लिश चैनल पाया जाता है जो बाल्टिक सागर को इससे प्रमुख रूप से क्या है, ऐड करता है। इसके अलावा यानी यहाँ प्रमुख रूप से कैरिबियन सागर रूप से आ जाता है, रोम सागर भी सीमांत सागर के अंदर प्रमुख रूप से आता है। बेफिन की खाड़ी भी यानी एक लघु खाड़ी के रूप में आती है। तो इसमें हमने देखा सीमांत सागर और यानी खाड़ियां, जिसमें हडसन की खाड़ी देखी, बाल्टिक सागर देखा, उत्तरी सागर देखा, डेविस जलडमरू, डेनमार्क जलडमरू, मैक्सिको की खाड़ी के बारे में अवलोकन किया। इसके बाद में जहाँ कैरिबियन द्वीप समूह है तो कैरिबियन की खाड़ी भी प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाती है। रोम सागर वाला जो क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो आ जाती है इसके सीमांत सागर। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक कटक। जो मध्य अटलांटिक कटक क्या है, जो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती वाला जो भाग है उसमें यानी लगभग एस आकृति का फैला हुआ जो ग्रीनलैंड से बोवेन द्वीप तक 14,880 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी मध्य अटलांटिक कटक है वो प्रमुख रूप से क्या है, फैला हुआ है। और मध्य अटलांटिक कटक के अंदर यदि हम बात करते हैं ये औसतन यानी 4,000 मीटर से अधिक गहरा नहीं है भाई, और इसकी लंबाई 14,880 है। तो विश्व की सबसे लंबे कटक कह दो या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी प्रमुख रूप से क्या है, यदि महासागर के अंदर इसकी स्थिति का अध्ययन करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक के अंदर यदि बेसिकली देखना चाहें तो यानी उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है उसको तो यानी बेसिकली क्या यानी इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो जो ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में मुख्य रूप से क्या है, टेलोग्राफिया का पठार आ जाता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है यानी 0 डिग्री के उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको तो यानी इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो ये प्रमुख रूप से आ जाता है, यानी टेलोग्राफिया का पठार तो आ जाता है दक्षिण के अंदर, और भूमध्य रेखा के अंदर आ जाता है डॉल्फिन उपहार। ये क्या आ जाता है, डॉल्फिन उपहार के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला है ये चैलेंजर उपहार के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। तो डॉल्फिन उपहार और चैलेंजर उपहार यानी दो प्रमुख कटकों के अंदर भूमध्य रेखा के उत्तर वाला यानी इसके अंदर डॉल्फिन उपहार, दक्षिण वाला चैलेंजर उपहार के नाम से क्या है, इसके अंदर जाना जाता है। फिर यदि हम इसके अंदर देखना चाहें तो आइसलैंड के दक्षिण के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यह नीचे जाकर दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। तो एक तो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच वाला जो कटक है उसको विलियम टॉन्स कटक के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसके अलावा यानी सैंडविच उपहार भी प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार डॉल्फिन उपहार, चैलेंजर उपहार और इसके अलावा ग्रीनलैंड के पास जो टेलीग्राफिया का पठार है वो भी एक कटक है। वॉल्विस कटक भी एक प्रमुख रूप से उदाहरण है।
रॉस ग्रैंडे भी एक कटक का उदाहरण प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीमांत जो यानी द्वीप समूह पाए जाते हैं। देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क वाला ये वाला जो क्षेत्र है इसको बेंडिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड भी आ जाता है, इंग्लैंड भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा न्यूफाउंडलैंड उभार के पास यानी मुख्य रूप से यानी कई द्वीप समूह है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आइसलैंड द्वीप है यानी आइसलैंड के पास में ग्रीनलैंड भी एक विश्व का सबसे बड़े द्वीप के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा सेंट हेलेना द्वीप भी इसी के अंदर आ जाता है। ट्रिनिडाद व फॉकलैंड द्वीप समूह भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा यानी ये बहामा है, क्यूबा है, बरमूडा है, ये भी क्या है यानी प्रमुख रूप से क्या है द्वीप है। न्यूफाउंडलैंड उपहार भी द्वीप के अंदर आ जाता है। इसके अलावा सेंट हेलेना जो यानी यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जो यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हार के बाद क्या है सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। तो इस प्रकार ये प्रमुख यानी द्वीप समूह इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाते हैं। फिर आते हैं द्रोणी किसे कहते हैं। तो द्रोणी बेसिकली तस्वीरुमा यानी जो गर्त गड्ढा होता है और अटलांटिक महासागर के अंदर मध्यवर्ती भाग में मध्य अटलांटिक कटक है उसको पूर्वी द्रोणी और पश्चिमी द्रोणियों के अंदर दो प्रमुख रूप से क्या है भागों में विभाजित कर देता है। जैसे मैं बात करूं यानी मध्य अटलांटिक कटक पूर्वी और पश्चिमी दो द्रोणियों के अंदर इसको विभाजित कर दिया। इसके अलावा यानी लैब्राडोर द्रोणी, लैब्राडोर के तट पर 40 से 50 उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है वो लैब्राडोर द्रोणी पाई जाती है जो उत्तरी ग्रीनलैंड के पास है। 4000 मीटर गहरी है ये यानी लैब्राडोर द्रोणी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकन द्रोणी है। उत्तरी अमेरिकन द्रोणी यानी अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी के रूप में माना जाता है जो 12 उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 उत्तरी अक्षांश के मध्य लगभग 5000 मीटर की गहराई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके अलावा ब्राजील के पास में यानी ब्राजील की द्रोणी है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है जो 0 से लेकर 30 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य रूप से जो तटीय क्षेत्र है वहां पर यह द्रोणी प्रमुख रूप से क्या है मेक्सिको को मिलती है। इसके अलावा यानी स्पेन के पास स्पेनिश द्रोणी पाई जाती है जो मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व के अंदर जो 30 से 50 अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वहां 5000 मीटर गहरी द्रोणी पाई जाती है स्पेनिश द्रोणी। इसके अलावा केप वर्डे द्वीप के पास केप वर्डे द्रोणी पाई जाती है जो 10 से 23 यानी दक्षिणी अक्षांशों के पास वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में केप वर्डे द्रोणी है वो पाई जाती है। ये भी लगभग 5000 मीटर गहरी द्रोणी पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के पास में अंगोला के पास अंगोला द्रोणी पाई जाती है जो भी 5000 मीटर गहरी द्रोणी प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। इसके अलावा अबुलाश द्रोणी भी पाई जाती है जो उत्तमाशा अंतरिक्ष से लेकर यानी दक्षिण के अंदर 40 से 50 अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अटलांटिक महासागर के नितल के ऊंचाइयों का सामान्य परिचय देखा। जब ऑफलाइन क्लासें होंगे तो उसमें एक एक का डायग्राम, रेखा चित्र और नोट्स क्या है यानी आपको विस्तार से करवाया जाएगा। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वो BA पार्ट 3 के हैं वो यथाशीघ्र एडमिशन लें और ऑनलाइन के साथ 1 तारीख के बाद जो ऑफलाइन क्लासें होंगे उसका भी आप यानी उससे पूर्व आपकी हल्की फुल्की तैयारी हो जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना।